जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। आप देख सकते हैं ये मैं उत्तर प्रदेश क्लास 1 to 5 यानी पेपर 1 का सीडीपी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, ये हल प्रश्न पत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि बाल विकास में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी परीक्षा में सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें आंसर दिया है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, यानी किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। नई भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, अक्षर से शब्द कैसे बनते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस भाषा को सीख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो देखिए कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है, ठीक है, सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, सीखना एक संज्ञानात्मक सहकार्य है। याद रखिएगा ये क्या है, संज्ञानात्मक संकार्य। आगे बढ़ते हैं। आगे अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। देखिए अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, तो उसको कहते हैं गणना दोष, डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया। गणना दोष जो है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। पठन दोष होता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो देखिए समावेशी कक्षा में क्या होता है कि सामान्य और विशिष्ट सभी छात्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार के छात्र इसमें अध्ययन करते हैं। आगे निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व व्यवहारात्मक ये संवेग का तत्व है, दैहिक ये भी संवेग का तत्व है, संज्ञानात्मक ये भी संवेग का, लेकिन संवेदी जो है, ठीक है, संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। ठीक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। ठीक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है स्वेच्छाचारी। क्या है, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। प्रैक्टिस सेट पूरा कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से ही आप आगे बढ़ जाइएगा। चलिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर अवबोध होता है, फिर उस पर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, तब मूल्यांकन होता है। ठीक है, ज्ञान याद रखिएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखा है कि बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोज्ञात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को पुनः क्रमशः 6 भाग में विभाजित किया। पहले ज्ञान आता है, तब अवबोध होता है, तब अनुप्रयोग होता है, तब विश्लेषण, तब संश्लेषण, तब मूल्यांकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो ये आपका है सूचना प्रक्रियाकरण से। ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। अंतः प्रयोक्ता द्योत, सूचना प्रक्रिया चरण, व्यक्तिगत द्योत प्रतिमान, व्यवहार प्रतिमान द्योत। ठीक है, तो ये जो है आपका ये प्रतिमान, इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में विभाजित किया गया।
चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है। तो ये सिद्धांत जो है ये आपका विक्टर ब्रूम के द्वारा किया गया है। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो देखिए शिक्षण का सूत्र जो है वो निगमन से आगमन की ओर, ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कोमेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, क्या क्या है सो देखिए। उन्होंने कहा है कि सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक से कर्म से तर्कसंगत की ओर और अनुभव से युक्त की ओर और प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, यही इसका आंसर होगा। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तेरह नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध स्तर, तो देखिए इसका आंसर होगा अन्वेषण। ठीक है, बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, परिपाक, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा अन्वेषण। 14 नंबर देखिए कि शिक्षण जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। तो योजना बनाना। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना था। देखिएगा A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है और इसमें जो प्रथम चक्र होता है वो होता है योजना बनाना। आगे एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो जब नाम लेके सुनेगा तो ध्वनि संवेदना होगा। ठीक है, ध्वनि संवेदना के द्वारा। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। ध्वनि संवेदना नहीं, वो ध्वनि को सुन के वो आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी हो। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, यानी तीनों आंसर हो जाएगा। मैं फटाफट आंसर आपको बताता हूं ताकि समय फालतू चीज़ों में न गंवाएं। ठीक है, कम समय में ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल अवस्था के बाद की अवस्था है, अर्थात किशोर अवस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोर अवस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है। ठीक है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वो अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। चलिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल या 2 से 7 साल। तो इसका आंसर होगा 2 से 7 साल। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूं, 2 से 7 साल। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होता है, और इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं भूल से अपने सिद्धांत को, ठीक है, शीर्षक दिया है और सिद्ध किया है। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत को अधिगम का प्रयास एवं भूल के सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया, याद रखिएगा। मैं थॉर्नडाइक पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। तो देखिए भाषा विकास से जो संबंध है वो आपका चोम्स्की, यानी नोआम चोम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। चलिए आगे देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था निम्न में से कौन सा है।
तो मूर्त संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था। ठीक है, चलिए अगला, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था जो होता है वो आपका 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण अवस्था कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य होता है सहायतापरक व्यवहार, सहायतापरक व्यवहार। याद रखिएगा, आपका राष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में चर्चा की गई है, जिसमें आपका सहायतापरक व्यवहार भी सामाजिक मूल्य में आता है। आगे, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप, यही हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? यह कहा देखिए, सवाल है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन में है स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या एली बिग्गी। देखिए यह कथन कहा था आपका हरमन एबिंगहॉस ने। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर होगा स्वतः शोध। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। चलिए 27 नंबर देखिए कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये आपका व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। 28 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये थॉर्नडाइक के अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, आपका थॉर्नडाइक का जो प्रथम नियम है, ठीक है, 3 मुख्य नियम है आपका तथा 5 गौण नियम है। जो है प्रथम नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, और गौण नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। उसके बाद 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम की एक विशेषता नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा छोटा करता हूँ, वो हो जाएगा आपका अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की समान विशेषताएं आपका है अधिगम अभिवृद्धि, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, अधिगम समायोजन, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों, अधिगम अनुभवों का संगठन और अधिगम क्रियाशील। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेगा क्लास 6 से 8 तक के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।